अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम जानेंगे विज्ञान की उस अनदेखी गलती को जिसने एक झटके में 560 लोगों की जानें ले ली। सोचिए, 21 सितंबर 1921 सुबह 7:32 जर्मनी के ओपाउ शहर में लोग सुबह की चाय पी रहे थे और फैक्ट्री वर्कर्स सुबह की शिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य, सब कुछ शांत, और फिर एक झटके में आसमान फट जाता है और एक ऐसा धमाका 300 किलोमीटर तक ऐसा लगा जैसे धरती कांप उठी। ये कोई परमाणु बम नहीं था या कोई ये सेना का हथियार डिपो नहीं था। यह थी एक साधारण खाद बनाने वाली फैक्ट्री, और यह धमाका इतिहास के सबसे बड़े एक्सीडेंट में से एक बन गया। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध से उभर रहा था। उस समय भोजन की कमी को दूर करने के लिए रासायनिक खाद फर्टिलाइजर बेहद जरूरी था। ओपाओ में BASF दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी का प्लांट अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनाता था। ये वो केमिकल थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी, लेकिन यही केमिकल ओपाओ के लिए विनाश लेकर आए। इस कहानी में हम जानेंगे वो साइंटिफिक रीजन क्या थी जिसने वर्कर्स को धमाके का रास्ता दिखाया, और सालों से चल रहा देसी जुगाड़ डायनामिक ब्लास्टिंग अचानक एक सुबह घातक कैसे बन गया, और इस एक्सीडेंट ने आज के ग्लोबल इंडस्ट्रियल सेफ्टी को कैसे बदल दिया। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह केमिस्ट्री की ताकत और इंसान के गलती का एक घातक टकराव था। ओपाओ प्लांट में दो मुख्य कंपोनेंट बनते थे, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। दोनों को मिलाकर एक इफेक्टिव फर्टिलाइजर तैयार की जाती थी। इसका स्टोरेज एक बहुत बड़ी कंक्रीट की टंकी में किया जाता था, जिसको रसायन की दुनिया में सिलो बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी फिजिकल प्रॉब्लम थी। ये दोनों कंपाउंड मिलकर खासकर नमी और प्रेशर के कारण कंक्रीट के ब्लॉक जैसे बन जाते थे। ये इतना सख्त हो जाता था कि इसे हथौड़े या मशीन से तोड़ना असंभव था। जाहिर है, इस ब्लॉक को तोड़े बिना खाद को सिलो से निकालकर किसान तक पहुँचाया नहीं जा सकता था। BASF कंपनी के इंजीनियर्स ने एक समाधान निकाला, एक बेहद रिस्की पर उस टाइम का इफेक्टिव जुगाड़। वो करते थे कंट्रोल्ड डायनामाइट ब्लास्ट। जी हाँ, फर्टिलाइज़र के ब्लॉक को तोड़ने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करते थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह जुगाड़ 1919 से लेकर के 1921 तक लगभग 2 साल तक बिना किसी एक्सीडेंट के सक्सेसफुली चलता रहा। हर दिन 5 से 20 छोटे छोटे ब्लास्ट किए जाते थे। उनका विश्वास था कि जब तक नाइट्रेट की मात्रा मिक्सचर में 60% से कम है, यह पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन विज्ञान की लैब और असल दुनिया में हमेशा अंतर होता है। आइए 21 सितंबर की सुबह 7 बजे के समय पर वापस चलते हैं। सिलो नंबर 110 में लगभग 4500 टन फर्टिलाइज़र स्टोर था। सुबह की शिफ्ट शुरू हो चुकी थी और ब्लास्टिंग टीम अपनी काम के लिए तैयार थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जांच में पता चला कि सिलो के अंदर मिक्सचर सालों तक एक जगह जमा रहने के कारण अब एक जैसा नहीं रहा था। भारी अमोनियम नाइट्रेट नीचे की तरफ जमा हो रहा था और हल्का अमोनियम सल्फेट ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है? अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक पावरफुल विस्फोटक है, खासकर इसे जब हेवी प्रेशर और गर्मी में किया जाता है। सिलो में कुछ हिस्से में नाइट्रेट की मात्रा 90% तक पहुंच चुकी थी, जो उनकी बताई गई सुरक्षित सीमा 60% से ऊपर थी। यह एक टाइम बम बन चुका था और वर्कर्स अनजाने में अपना डायनामाइट चार्ज ठीक उसी जगह पर रखा। 7:32 में एक छोटा सा रूटीन डायनामाइट चार्ज इग्नाइट हुआ। एक छोटी सी चिंगारी ने 4500 टन हाईली वोलेटाइल केमिकल मिक्सचर को एक साथ डिटोनेट कर दिया। परिणाम, जहां सिलो खड़ा था वहां अब 160 मीटर का चौड़ा और 20 मीटर गहरा एक बहुत बड़ा गड्ढा था। शहर का 80% हिस्सा सिर्फ 10 सेकंड के अंदर मिट्टी में मिल गया। 560 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें से कई अपने घरों में बैठे थे। 2000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सोचिए, इस ब्लास्ट की आवाज़ और शॉक वेव 300 किलोमीटर दूर फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख तक गई। लोगों ने सोचा ये विश्व युद्ध का अंत है या फिर कोई भूचाल। धमाके के बाद कांपते हुए लोग बाहर निकले। आसमान में काला धुआं, चारों तरफ सिर्फ ईंटों का ढेर, मुड़ा तुरा लोहा और चीखें थी। आसपास के शहरों से डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम ओपाऊ शहर की तरफ भागे। आई विटनेसेस ने बताया कि लोग पहचान में नहीं आ रहे थे।
कई लोग मलबे में दबकर मर गए थे और फैक्ट्री का पूरा ढांचा गायब हो चुका था। अगले कई दिनों तक रेस्क्यू टीम बिना रुके बिना थके काम करते रहे, लेकिन ये डिजास्टर इतनी बड़ी थी कि पूरे शहर को वापस नॉर्मल स्टेज में आने तक कई साल लग गए। ये एक ऐसा घाव था जिसको पूरे जर्मनी ने महसूस किया। इस घटना ने उस समय की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी BASF की इमेज पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल यह था कि अगर हम इतना बड़ा रासायनिक उत्पादन करते हैं तो क्या हम इसकी ताकत और खतरे को पूरी तरह समझते हैं? अब आते हैं महत्वपूर्ण भाग जांच पर। इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक सवाल पर फोकस किया। सालों से सुरक्षित चल रहा देसी जुगाड़ अचानक इतना घातक कैसे हो गया? जांच में 2 बड़े कारण सामने आए। पहला कारण मिक्सचर की असमानता। जैसा कि हमने पहले देखा, नाइट्रेट ग्रेविटी के कारण सिलों के निचले हिस्से में जमा हो गया था। यह उनकी 60% सेफ्टी क्राइटेरिया से बहुत ऊपर 90% तक पहुंच चुका था। दूसरा और सबसे बड़ा कारण क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का रूप। सिलों में रखी फर्टिलाइजर सख्त होती गई। कुछ समय बाद अमोनियम नाइट्रेट ने एक क्रिटिकल डेंसिटी हासिल कर ली। जब कोई विस्फोटक इस क्रिटिकल डेंसिटी पर पहुंच जाता है तो उसे डेटोनेट करने के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब उस सुबह वर्कर्स ने अपना छोटा डायनामाइट चार्ज इग्नाइट किया तो उस चार्ज की शॉकवेव और हीट ने इस क्रिटिकल डेंसिटी वाले नाइट्रेट को ट्रिगर कर दिया। एक छोटा ट्रिगर और पूरा साइलो एक अनकंट्रोल बम बन गया। ओपाऊ का विस्फोट हमें एक नहीं बल्कि 2 बेहद ज़रूरी सबक देता है। पहला सबक, केमिकल फेडिलिटी। विज्ञान को लगभग समझने से काम नहीं चलता। अगर आप एक खतरनाक केमिकल के साथ काम कर रहे हैं तो हर स्टेप में सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करना और उसकी हर प्रॉपर्टीज़ को समझना जरूरी है। ये चलता है एटीट्यूड बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर को जन्म देता है। दूसरा सबक, इस एक्सीडेंट के बाद दुनिया भर के इंडस्ट्रियल सेफ्टी गाइडलाइंस में बड़े सुधार किए गए। BASF कंपनी ने अपने स्टोरेज के तरीके बदले। अमोनियम नाइट्रेट के हैंडलिंग, मिक्सिंग और स्टोरेज के लिए कड़े इंटरनेशनल नियम बने। आज आप जो भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मेजर्स देखते हैं उनमें से कई की जड़ें ओपाऊ के इस दर्दनाक हादसे में हैं। ओपाऊ के 560 से ज़्यादा लोगों के मौत की कहानी इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का एक गहरा और ज़रूरी अध्याय है, जो हमें सिखाता है कि साइंस एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बहुत खतरनाक मालिक भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इसी तरह की दुनिया की अनदेखी घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं और इतिहास की वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन पर आप डिटेल रिसर्च की हुई वीडियो चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।